morning, children. Welcome to online classes of Heritage Public School. How are you? I hope you all are fit and fine. Okay, children. So, let's continue with our studies. So, children, let's start with second paragraph. The first Anglo-Maratha War was the first of three Anglo-Maratha wars. तीन एंग्लो मराठा वॉर्स में से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर था वो किसके बीच में लड़ा गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठा एम्पायर इन इंडिया. द वॉर बिगिन विद द ट्रीटी ऑफ सूरत. जो ये वॉर स्टार्ट हुआ था ये सूरत की ट्रीटी से स्टार्ट हुआ था. वहाँ की ट्रीटी साइन हुई थी और ये एंड हुआ सालबाग की ट्रीटी से. द ब्रिटिश कैलकाता काउंसिल कमेंडमेंट द ट्रीटी ऑफ सूरत सेंडिंग कॉलोनल Upton to Pune to annulate and make a new treaty with the Regency. ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल ने क्या किया? जो ट्रीटी थी सूरत की उसको कहाँ भेजा? पुणे, ताकि वो एनुअल आउट हो सके, कि उसको फाइनल करा जा सके, और नई ट्रीटी बनाई रेजेंसी के साथ. द ट्रीटी ऑफ पूर्णाधर एनवर्ल्ड दैट ऑफ सूरत. Raghunath Rao was pensioned and his cause abandoned, but the revenues of Salsette and Broch district were retained by the British. जो ट्रीटी थी पूर्णाधर की उसमें क्या एनुअल हुआ कि जो सूरत है, सूरत में जो रघुनाथ राव है उनको हम हेल्प करेंगे, उनको हम सोल्जर की हेल्प देंगे, लेकिन इसके बदले में जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया? जो रिवेन्यूज़ थे सालसेट और ब्रॉच डिस्ट्रिक्ट के वो कौन लेगा? ब्रिटिश लेगा. वहाँ से जो भी प्रॉफिट आएगा सालसेट और ब्रॉच से वो कौन लेगा? ब्रिटिश लेंगे. बॉम्बे गवर्नमेंट ने क्या किया? ये ट्रीटी जो है रिजेक्ट कर दी एंड गेव रिफ्यूज टू रघुनाथ राव. ठीक है. नाउ ब्रिटिश प्रॉमिस टू हेल्प रघुनाथ राव. लेकिन जो ब्रिटिश थे उन्होंने प्रॉमिस किया रघुनाथ राव को कि हम आपकी हेल्प करेंगे विथ 2500 सोल्जर्स. द कंबाइंड आर्मी ऑफ इंग्लिश. जो कंबाइंड आर्मी ऑफ इंग्लिश की आर्मी थी, मतलब ब्रिटिश आर्मी थी और रघुनाथ राव की आर्मी थी, उन्होंने अटैक किया पेशवा पे और वो जीत भी गए. फिर ट्रीटी ऑफ सूरत साइन हुई बट वाज नॉट अप्रूव बाय ब्रिटिश कोलकाता काउंसिल. जो ये ट्रीटी है लेकिन इसको किसने अप्रूव नहीं किया? ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल ने अप्रूव नहीं किया. और फिर ट्रीटी जो है एनुअल हुई पुणे में बाय कॉलोनल अपटॉन, in which the supremacy of Raghunath Rao was renounced and he was promised only a pension. जिसमें जो रघुनाथ राव है वो उनको बोला गया कि हम आपको वहाँ का नवाब बनाएंगे, ठीक है, और आपको हमारे हिसाब से काम करना है और आपको हम पेंशन देंगे. लेकिन ये भी बॉम्बे गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया. ठीक है. इन 1777 नाना पाधनिस ग्रांटेड अप द फ्रेंच पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट. नाना पाधनिस ने क्या किया? नाना पाधनिस ने किया कि उन्होंने अपना फ्रेंच पोर्ट जो है वेस्टर्न कोस्ट का उनको ग्रांट कर दिया. मच अगेंस्ट द ट्रीटी विद द कलकत्ता काउंसिल. और किसकी ट्रीटी के अगेंस्ट उन्होंने ये उनको ऑफर करा? कलकत्ता काउंसिल के ट्रीटी के अगेंस्ट. एज ए रिजल्ट द ब्रिटिश एंड द मराठा आर्मीज मेट एट वेडगन. और इसकी का रिजल्ट था जो ब्रिटिश और मराठा आर्मी थी वो वेडगन पे मिली ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ पुणे. वेडगन कहाँ है? पुणे के आउटर एरिया में. ठीक है. ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर. नाउ सेकंड, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर. इसमें क्या हुआ? ये मराठा वॉर किस किस के बीच में हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर के बीच में 1803 और 1805 में. द मेन कॉज ऑफ द सेकेंड मराठा वॉर वॉज ड्यू टू द डिफीट ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड. जो मेन कॉज था मराठा सेकेंड वॉर का वो था पेशवा बाजीराव की डिफीट, जो कि किसने करी थी? हॉलकर्स ने. ऑन वन ऑफ द प्रोमिनेंट मराठा क्लेन एज ए रिजल्ट ऑफ विच ही एक्सेप्टेड ब्रिटिश प्रोटेक्शन बाय साइनिंग द ट्रीटी ऑफ बेसन इन दिसंबर 1802. ठीक है. और फिर वन ऑफ द प्रोमिनेंट मराठा क्लेन, ये बाजीराव सेकंड जो है एक प्रोमिनेंट मतलब एक अच्छे मराठा क्लेन थे. ठीक है. लेकिन जब हॉलकर्स ने उनको डिफीट कर दिया तो उन्होंने क्या एक्सेप्ट कर लिया? उन्होंने ट्रीटी साइन कर दी बेसिन की और उन्होंने क्या कर लिया? ब्रिटिश का प्रोटेक्शन ले लिया. अदर मराठा रूलर्स सच एज ग्वालियर्स, सिंधिया रूलर एंड द भोंसले रूलर्स ऑफ नागपुर एंड बीरियर डिड नॉट एक्सेप्ट दिस. तो इन तीनों ने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की और ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करना चाहते थे. और इसी का रिजल्ट था सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, जो कि सेंट्रल इंडिया में 1803 में हुआ. Now, third Anglo-Maratha War was the final and decisive conflict between
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठा एम्पायर इन इंडिया। जो ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर है, ये फाइनल वॉर था किस किस के बीच में? EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और मराठा एम्पायर के बीच में। द वॉर लेफ्ट द कंट्रोल। अब इसका जो रिज़ल्ट हुआ वो क्या हुआ कि जो EIC थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने मोस्टली इंडिया पे कंट्रोल अपना बना लिया। अब ये कैसे बिगिन हुआ? ये स्टार्ट हुआ विद द इन्वेंशन ऑफ मराठा टेरिटरी बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रूप्स। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रूप्स थे, वहाँ के जो सोल्जर्स वगैरह थे, टुकड़ी थी सोल्जर्स की, उन्होंने क्या करा, अपना इन्वेंशन मतलब अपना क्या करने लगे, इंटरफेयर करने लगे मराठा टेरिटरी में। द लार्जेस्ट सच ब्रिटिश कंट्रोल फोर्स मास्ड इन इंडिया। द ट्रूप्स वर लेड बाय द गवर्नर जनरल हेस्टिंग। जो ये ट्रूप्स थे उसको कौन लेड कर रहा था, कौन इसको लीड कर रहा था? गवर्नर जनरल हेस्टिंग। सपोर्टेड बाय अ फोर्स अंडर जनरल थॉमस हिस्लॉप। और इस फोर्स को कौन सपोर्ट कर रहा था? जनरल थॉमस हिस्लॉप। ऑपरेशन बिगिन अगेंस्ट द पिंडारीज, अ बैंड ऑफ मुस्लिम मर्सनरीज एंड मराठास फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। और ये जो ऑपरेशन है इनके इंटरफेयर करने का या इन्वेंशन करने का, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? पिंडारीज से। ये पिंडारीज क्या है? एक बैंड है मुस्लिम मर्सनरीज का, ठीक है, और मराठास से। जो टू मेन कॉज थे दैट लेड टू द थर्ड एंड फाइनल कॉन्फ्लिक्ट, जो टू मेन कॉज थे वो क्या थे? ब्रिटिश एंड द मराठा। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटिश एंड मराठा वर, जो टू मेन कॉज थे वो आप इसमें बताया है। ग्रोइंग डिज़ायर ऑफ मराठास टू गेट बैक देयर लॉस्ट टेरिटरीज। जो मराठास थे उनकी ये इच्छा होने लगी, या उन्होंने ये सोचा कि हम हमारी जो खोई हुई टेरिटरीज हम उनको वापस ले लें। एंड एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ ओवर मराठास नोबल एंड चीफ बाय द ब्रिटिश, ठीक है। द वॉर टुक प्लेस इन द महाराष्ट्र एंड नेबरिंग एरियाज इन द ईयर 1817 एंड 1818, ठीक है। जो वॉर है वो कहाँ हुआ? महाराष्ट्र और उनके आसपास के एरिया में 1817 और 1818 में। आफ्टर द बैटल ऑफ पैलेसी बक्सर विच इस्टेब्लिश ब्रिटिश डोमिनेशन ओवर ईस्ट इंडिया में बैटल ऑफ पैलेसी और बक्सर हुए थे, हमने पढ़ा। तो इसमें जो है ब्रिटिश सरकार की ही यहाँ पर फिर अच्छी होल्ड हो गई थी। एंग्लो मैसूर वॉर और एंग्लो मराठास वॉर जो हुए उसकी वजह से इनका रिजल्ट क्या हुआ? जो ब्रिटिश एम्पायर है इंडिया में वो और बढ़ गया और साउथ एशिया में उनकी अच्छी होल्ड हो गई, साउथ एशिया उनके अंडर आ गया, ठीक है। नाउ सब्सिडरी अलायंस क्या होती है? ये एक सब्सिडरी अलायंस, princely rulers were not allowed to make any negotiation and treaty with any other ruler। सब्सिडरी अलायंस में जो प्रिंसली रूलर्स हैं, मतलब जो स्टेट्स जिनको प्रिंस या राजा महाराजा क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, वो उनको किसी भी और रूलर के साथ कोई भी नेगोशिएशन, कोई भी ट्रीटी साइन करने का अलाउ नहीं था। दे वर ऑल्सो नॉट अलाउड टू हैव एन इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स। उनको ये भी अलाउ नहीं किया गया था कि उनकी कोई अपनी आर्म फोर्स होगी। वो किससे प्रोटेक्ट करे जाते थे? उनकी जो आर्म फोर्स थी वो कहाँ से आती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है। और उसके बदले में उनको क्या देना पड़ता था? सब्सिडरी फोर्स, बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस दैट द कंपनी वाज टू मेंटेन फॉर प्रोटेक्शन। जो कंपनी उनको भेजती थी उनके मेंटेन करने के लिए उनको कुछ फीस वगैरह उनको पे करना पड़ता था। इफ़ इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट, अगर इंडियन रूलर्स उनको पे करने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करने के लिए फेल हो जाते थे कि वो पे नहीं कर पाते थे, तो क्या होता था? उनकी टेरिटरी का पार्ट एज ए पेनल्टी ले लिया जाता था। मान लीजिए कोई हमारे इंडियन रूलर है, उन्होंने सब्सिडरी अलायंस में आ गए वो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उसके खुद की आर्म फोर्स तो होती नहीं थी, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी उनको आर्म फोर्स प्रोवाइड करती थी ताकि वो अपने एरिया को प्रोटेक्ट कर सके, और उसके लिए उनको पे करना पड़ता था। नहीं कर पाते तो उनकी जो टेरिटरी का एरिया है वो ले लिया जाता था, ठीक है। For example, the Nawab of Awadh was forced to give over half of his territory to the company in 1801. Reason provided by the British officer was maladministration, ठीक है। जो नवाब के रूलर थे, अवध के जो रूलर थे, उनको क्या करना पड़ा था? अपनी आधी सी टेरिटरी, हाफ टेरिटरी जो है कंपनी के नाम करनी पड़ी थी। क्यों? उनको रीज़न क्या प्रोवाइड करा गया कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही नहीं है, उसमें झोल माल है, ठीक है। हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स टू सीड टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड, और हैदराबाद को भी इसी तरीके से फोर्स करा गया। Late 18th century, the power of Maratha Empire had weakened and the Indian subcontinent was left with a great number of states, most small and weak.
मराठा एम्पायर की जो पावर है 18th सेंचुरी में वो कम होती गई, वीकेन होती गई। मैनी रूलर एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ प्रोटेक्शन बाय वेल्सेली एज इट गिव देम सिक्योरिटी अगेंस्ट अटैक बाय देयर नेबर्स। बहुत सारी रूलर्स ने एक्सेप्ट किया वेल्सेली का ये प्रोटेक्शन वाला जो सब्सिडरी अलायंस था, क्योंकि वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे कि कोई भी नेबर आपकी स्टेट पे अटैक नहीं करेंगे। द अलायंस वॉज फोर्स्ड अपॉन रूलर सो देयर टेरिटरीज कुड बी एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। और जिन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया उनके ऊपर ये अलायंस, ये जो भी इनका था, ये थोपा गया या फोर्स करा गया उनके ऊपर ज़बरदस्ती, ताकि जो टेरिटरीज़ हैं वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन पर कब्ज़ा जमा लिया जाए। ठीक है। Now, an Indian ruler entering into a subsidiary alliance with the British would accept British force within his territory and to pay for their maintenance. जो इंडियन रूलर है इस सब्सिडरी अलायंस में, जो भी इंडियन रूलर एंटर करेगा उनको क्या करना पड़ेगा? विद द ब्रिटिश वुड एक्सेप्ट ब्रिटिश फोर्सेज, उनको ब्रिटिश फोर्सेज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा उनकी टेरिटरी में और उनके लिए मेंटेनेंस उनको पे करना पड़ेगा। रूलर वुड एक्सेप्ट ए ब्रिटिश ऑफिशियल इन हिज स्टेट, रूलर को उनके एरिया में क्या करना पड़ेगा? ब्रिटिश ऑफिशियल को अलाउ करना पड़ेगा कि वो इनके स्टेट में रेजिडेंट की तरह रह सकते हैं। नेक्स्ट, द रूलर हु एंटर्ड इनटू ए सब्सिडरी अलायंस, जो रूलर सब्सिडरी अलायंस में एंटर हो रहे हैं वो किसी और अलायंस को ज्वाइन नहीं कर सकते विथ एनी अदर पावर और डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट एनी पावर विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश। मतलब कुल मिलाकर उनको हर एक बात में ब्रिटिश की परमिशन लेने की ज़रूरत है। अगर वो किसी और के साथ कोई ट्रीटी साइन कर रहे हैं, अलायंस साइन कर रहे हैं, तो उनको पहले ये तो उनको अलाउड ही नहीं था। सेकंड, अगर वो कोई वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं तो फर्स्ट उनको परमिशन लेनी पड़ेगी ब्रिटिश सरकार से। ठीक है। रूलर वुड डिसमिस एनी यूरोपियन अदर देन ब्रिटिश एंड अवॉइड एम्प्लॉइंग न्यू वंस। जो रूलर है वो कुछ भी यूरोपियंस के अलावा किसी भी यूरोपियन को द रूलर वुड डिसमिस एनी यूरोपियंस अदर देन द ब्रिटिश। जो रूलर है वो किसी भी यूरोपियन को डिसमिस कर सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश रूलर को, ब्रिटिश के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको नहीं कर सकते हैं डिसमिस, और उनको अवॉइड करना पड़ेगा एम्प्लॉइंग न्यू वंस, वो नए को नहीं कर सकते हैं, मतलब नए को नहीं एम्प्लॉय कर सकते हैं। रूलर वुड लेट द ब्रिटिश रूल ऑन एनी कॉन्फ्लिक्ट विद एनी अदर स्टेट। रूलर जो हैं उनको ब्रिटिश रूल ही करना पड़ेगा किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, किसी भी स्टेट में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ब्रिटिश रूल के हिसाब से ही वहाँ का जो है फैसला होगा। रूलर वुड एक्नॉलेज द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द परमानेंट पावर इन इंडिया। रूलर को क्या करना पड़ेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपर पावर माननी पड़ेगी कि हाँ ये सबसे ऊपर पावर है। रूलर वुड हिज स्टेट टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर एंड इंटरनल डिसऑर्डर्स। रूलर को क्या करना पड़ेगा? अपनी स्टेट को किससे प्रोटेक्ट करवाना पड़ेगा? कंपनी से, जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल डेंजर्स हैं उनसे। अगर रूलर पेमेंट करने के लिए, पहले भी बताया है कि जो रूलर्स हैं अगर वो फेल्ड हो गए पेमेंट करने के लिए, ठीक है, तो उनको खुद की टेरिटरी का पार्ट एज ए पेनल्टी देना पड़ेगा। Now, annexation of territory. Annexation occurs when one state claims sovereignty over a territory. Annexation जब अक्यर होता है जब एक स्टेट के ऊपर अपना राइट हम क्लेम करते हैं, ठीक है, एंड दैट क्लेम इज़ रिकॉग्नाइज्ड, और उस क्लेम को रिकॉग्नाइज्ड कर लिया जाता है। दिस मेक्स इट डिफरेंट देन ए फॉर्मल ट्रीटी दैट ट्रांसफर टेरिटरी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। और यही इसको क्या बनाता है? ट्रीटी से अलग। ट्रीटी तो एक फॉर्मल होती है जिसमें हम खुद राज़ी होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? ब्रिटिश खुद की डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए इंडिया में कुछ टेरिटरीज़ पे अपना कब्ज़ा जमा रही थी, या तो वॉर के थ्रू या फिर कुछ और वो माल प्रैक्टिसेस करके इंडिया पर अपना होल्ड बना रही थी। ओके चिल्ड्रन, सो फॉर टुडे योर होमवर्क इज़ यू हैव टू रीड द चैप्टर. Okay, we will meet in next class.